क्लास 7 में एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर चैप्टर में हमने आपको हीट के बारे में बताया था। हम लोगों ने हीट के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट 3 मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है आपका कंडक्शन, दूसरा मोड होता है कन्वेक्शन और तीसरा जो मोड होता है वो होता है रेडिएशन। तो हम लोग उसमें डेफिनेशन केवल पढ़े थे। आज हम लोग जो है इसको पूरा ब्रीफ करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंटरमीडिएट तक या आप अपर तक जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ भी आपका हीट टॉपिक आएगा वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन, देखिए कंडक्शन क्या है। 3 मेथड हमने पढ़ा था, उसमें जो पहला मेथड था हमारा वो था कंडक्शन। देखिए कंडक्शन सबसे पहले मेनली यूज होता है सॉलिड में। ये जब किसी भी सॉलिड में, अच्छा किसी भी सॉलिड में जब ये हीट वन इनटू अनदर इन ट्रांसफर होती है तो ये जो प्रोसेस यूज होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन की खास बात होती है कि इसमें मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक रॉड है आपके पास, मान लीजिए कि एक रॉड है, आप इस ये जो आपकी इंड है यहाँ पर आपने क्या किया, फ्लेम जला दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर फ्लेम जला दिया तो इस इंड से इस इंड तक हीट ट्रांसफर होगी। ये पूरी रॉड जो है आपकी वो वार्म हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, बट इसमें कोई भी मटेरियल जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होता है। किसमें? कंडक्शन में। कंडक्शन की एक खास बात होती है कि मटेरियल का ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं होता है, इसीलिए ये जो मेथड है ये अप्लाई होता है सॉलिड में। जैसे मेनली जो मेटल में हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर आपका होता है, ठीक है। तो कंडक्शन की डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है, अच्छा कंडक्शन वर्ड में 2 चीजें आएंगी। कुछ ऐसे सॉलिड होंगे जो हीट को ट्रांसफर करेंगे, कुछ ऐसे सॉलिड होंगे जो हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब ऐसे सॉलिड हैं जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो हीट को ट्रांसफर करेंगे उनको हम बोलेंगे कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अ मटेरियल दैट कंडक्ट्स हीट आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जांपल मेटल। दूसरे वो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे जो हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होने देंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई वुडन थिंग्स है, अगर मान लीजिए कोई वुड आपके पास ये वुड है, वुड लॉग है, और वुड लॉग का एक पोर्शन आप हीट पे लगाएंगे तो ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन यहाँ तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर का अनदर नेम है इंसुलेटर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो वो सब्सटेंसेस जो हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे वन इनटू अनदर एंड, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या है? A poor conductor of heat is called insulator. एग्जाम्पल नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में कौन सी आएंगे? नॉन मेटल में आपके जैसे आपका वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक है, इस तरह के सब्सटेंसेस आएंगे जो हीट को ट्रांसफर वन इनटू अनदर हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है कि किस तरह से इसमें जो मेटल है उसमें हीट ट्रांसफर होगी, किस तरह से नॉन मेटल में हीट ट्रांसफर नहीं होती। जैसे जो मेटल है, मेटल्स होती हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो हमने एरो बनाए हैं ये हैं, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनका नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ये फ्री मेटल की रॉड में इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं। अगर इनको हीट मिलेगी तो ये प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसको हीट मिली तो ये क्या करेगा? मूव करके इसके पास जाएगा, फिर इसको हीट मिलेगी इसके पास जाएगा, इसके पास जो हीट मिलेगी तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मेटल में मूव करते रहते हैं, और जब ये मूवमेंट करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे तो पूरी जो रॉड है, पूरी जो मेटल की रॉड है या मेटल की थिंग्स है वो हीट हो जाती हैं। इसी तरह से हम नॉन मेटल में देखिए,
नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मूव भी नहीं होगा। तो इसके जो मटेरियल के पार्टिकल हैं अपने ही प्लेस पर इधर उधर मूवमेंट करते हैं। जैसे ये कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अपने ही प्लेस पे ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। और अगर एक एग्जांपल बताएं आपको, जैसे आपने देखा होगा कोई रस्सी वाला अगर आप गेम खेले या आप पियानो वगैरह बजाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग को एक बार ऐसे हिला के छोड़िए, थोड़ी देर वाइब्रेट करेगी फिर स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे ही ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को ऐसे से वाइब्रेट करने में लॉस कर देता है, वाइब्रेट हुआ लॉस हो गई एनर्जी। तो ये क्या करता है, हीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मेटल की जो मान लीजिए एक मेटल की चेयर है और एक प्लास्टिक की या वुड की चेयर है, वो ओस में पड़ी हुई है, ठंडी का महीना है, आपने बाहर डाल दी जहां पर ओस पड़ रही बहुत ठंडी, तो आपकी मेटल की भी चेयर ठंडी हो जाएगी और वुड की भी चेयर हो जाएगी। मेटल की चेयर ज्यादा ठंडी होगी, वुड की चेयर कम ठंडी होगी, लेकिन वुड की भी चेयर ठंडी हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इसमें ये तो इंसुलेटर है, वुड तो इंसुलेटर है, तो फिर ये चेयर ठंडी क्यों हो गई? ये चेयर इसलिए ठंडी हो जाएगी क्योंकि वो पूरी चेयर जो है वो कांटेक्ट में है, पूरी चेयर कोल्ड के कांटेक्ट में है, मतलब चेयर के जितना भी पोर्शन चेयर का होगा वो सब उस हीट के कांटेक्ट में आएगा, तो जो एक एक पार्टिकल है वो पूरा पार्टिकल ठंडा हो जाएगा। बट अगर हम चेयर का मान लीजिए चेयर का जो एक लेग है, सिंगल लेग, उसको आग में डाल दें तो पूरी चेयर हीट नहीं होगी, केवल वो जो लेग है वो बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी ब्रेन में सस्पेंस क्रिएट होता है कि जैसे मान लीजिए हमने मेटल की चेयर और वुड की चेयर या प्लास्टिक की चेयर रखी तो दोनों चेयर ठंडी हो गई, इसका मतलब ये कंडक्टर है? नहीं, कंडक्टर नहीं, क्योंकि बाहर कोई भी चीज रखा हुआ है और उस पर ओस पड़ती रहती, ओस कैसी होती है, ड्यू कैसी होती है, ठंडी होती, बहुत ठंडी होती है, इसीलिए वो चेयर भी ठंडी हो जाती। जैसे हम लोगों की जो क्लॉथ्स हैं, ये क्या है, ये जो क्लॉथ्स है ये इंसुलेटर है, ठीक है, लेकिन अगर ये धूप में पड़ा रहेगा तो चूंकि पूरे कपड़े पे एक साथ धूप लग रही है इसलिए गर्म हो जाएगा। अगर इसको ठंडी के महीने में ओस में बाहर डाल देंगे तो पूरे कपड़े पे ओस पड़ रही है तो पूरा कपड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस, जैसे मेरी शर्ट है, इस शर्ट का एक कॉर्नर हम कैंडल से जलाएं तो दूसरा कॉर्नर वार्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये चीजें जो है वो इंसुलेटर है। हम लोग सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेनली लिक्विड और हीट में जो हीट ट्रांसफर होती है, लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें जो मेथड यूज होता है वो होता है आपका कन्वेक्शन मेथड। अब कन्वेक्शन मेथड में देखिए डिफिनीशन लिखी है, हीट मूव्स थ्रू लिक्विड एंड गैसेस मेनली बाय द कन्वेक्शन। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के थ्रू हमने कन्वेक्शन को प्रूव किया है। देखिए ये गैसेस और लिक्विड में ट्रांसफर होता है एक चीज, दूसरी चीज इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। जैसे अगर आपने देखा हो कि कोई चीज हम बॉयल करते हैं, अगर हम किसी चीज को बॉयल करते हैं तो जो चाहे वो मिल्क हो, वाटर हो या कॉफी बना रहे हो या कोई भी चीज अगर बॉयल करते हैं तो उसमें एक करंट जैसा फॉर्मेशन होता है, उसके पार्टिकल में मूवमेंट होता है। दूसरी चीज गैसेस का कैसे चेक करेंगे कि गैसेस के पार्टिकल में ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए रूम के एक कोने पर हम परफ्यूम डालते हैं तो क्या होता है, पूरे रूम में उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है। ये कैसे फैल रही है, इसका मतलब कि वो जो परफ्यूम के स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे मम्मी किचन में कोई अच्छी चीज़ बना रही होती है तो उसकी स्मेल आपको पता चल जाती है कि आज ये चीज़ बन रही। कैसे? क्योंकि जो वेपर वहाँ गैस में जो खाना बन रहा होता है, जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वहां से वेपर्स निकलती हैं गैसियस फॉर्मेट में और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। जब कुछ पार्टिकल्स हमारे नोज में इंटर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इस चीज़ की स्मेल है, जिससे हम जान जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बीकर है, मान लीजिए ये वाटर रखा हुआ है और नीचे हमने फ्लेम लगा दिया, तो वाटर बॉयल होता है तो यहाँ से वाटर क्या होता है, बीच में ऐसे लगता है कि यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ जाता है, इस तरह से वो ऊपर की तरफ वाटर कंटिन्यू उठता रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि
वाटर कहीं और से तो आ नहीं रहा, ये जो बीकर का वाटर है वही यहाँ पे रहेगा। तो अगर यहाँ से पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस स्पेस को फिल करने के लिए इधर से वाटर का जो पार्टिकल होगा वो इधर की तरफ इंटर करेगा, इधर की तरफ आएगा, इधर से भी इधर की तरफ आएगा। अब यहाँ पे पार्टिकल कहाँ से आएगा, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से आएगा। तो बीच में करेक्ट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और दोनों तरफ फैल जाता है, ठीक। और फिर ये पार्टिकल घूम करके नीचे की तरफ आता है। तो जो पार्टिकल ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा हीट होगा, वो क्या करेगा, एनर्जी पाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और इस पार्टिकल स्पेस को फिल करने के लिए जो कूल पार्टिकल होंगे, मतलब इस पार्टिकल से जो थोड़ा टेम्परेचर जिनका कम होगा वो यहाँ पे फिर से आएंगे, फिर इनको टेम्परेचर मिलेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से ऊपर जाते हैं और इधर से नीचे आते हैं, इधर से ऊपर जाते हैं, इधर से नीचे आते हैं। तो इसमें एक साइकिल जैसा फॉर्मेशन होता है, इस तरह का एक साइकिल, ऐसी साइकिल बनती है। देखिए इस तरह की एक साइकिल बनती है, ऐसे ऊपर की तरफ गए, फिर ऐसे घूम के नीचे आए, फिर ऐसे घूम के नीचे आए। तो ये जो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ये जो साइकिल बन रही है इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कन्वेक्शन करंट, तो ये कन्वेक्शन करंट है। अब ये जो हमने बीकर बताया इसमें हमने तीनों मेथड दिखाए हैं कि जो हमारे मोड्स ऑफ थ्री मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो ये डंडी लगी हुई, डंडी यहाँ पर भी जो इसका हैंडल होता है, हैंडल गर्म हो जाता है, तो हीट यहाँ से यहाँ कैसे जा रही है, थ्रू द कंडक्शन, ठीक। फिर ये जो मूवमेंट है इनमें किस मूवमेंट से हो रही है, थ्रू द कन्वेक्शन। तीसरा यहाँ पे फ्लेम होती है, कभी आप चेक करिए जैसे गैस जल रही है तो गैस के पास ऐसे ही हाथ ले जाइए तो आपको हीट फील होता है। तो यहाँ पर क्यों, तो यहाँ पर हो रहा होता है रेडिएशन, तो ये रेडिएशन के थ्रू हमें हीट मिल रही होती। ये तो आपका हो गया कन्वेक्शन। फिर आपका आया यूजेज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के यूजेस क्या है हमारी लाइफ में, देखिए कन्वेक्शन का हमारी लाइफ में बहुत सारा यूज है, ठीक है। जैसे पहला आपका इलेक्ट्रिक केटल है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल में ऐसे ही जैसे इसमें कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन हो रहा, ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक केटल में भी, इलेक्ट्रिक केटल से नीचे के जो बेस होता है, जो नीचे बेस होता है उसमें हीटर चल रहा होता है, प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर हमारा एक केटल रखी हुई होती है, नीचे का जो वाटर है या मिल्क है उसको क्या होता है, हीट मिलता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर कूल होके नीचे आता है। तो इलेक्ट्रिक केटल जो है इसी फंक्शन पर, कन्वेक्शन करंट की बेस पे वर्क करती है। दूसरा आपका है वेंटिलेशन। देखो अब तो जैसे घरों में एग्जॉस्ट लगे होते हैं, किचन में एग्जॉस्ट लगा है, वेंटिलेटर, उससे हम वेंटिलेट करते हैं। अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग देखने जाते हैं, जैसे जो बहुत पुराने टाइम के राजा 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की कोई बिल्डिंग देखने जाओ तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फैन नहीं था, तो पहले वो लोग अलग टाइप के वेंटिलेटर लगाते थे। जैसे ऊपर जो है वो बड़े बड़े जंगले लगा देते थे, या एक रूम में 2 या 3 दरवाजे होते थे। तो जैसे मान लीजिए एक तरफ से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, उधर का डोर ओपन कर देते हैं, उसके अपोजिट वाला डोर ओपन कर देते हैं। तो हवा क्या करती है, वो एयर एक साइड से इंटर करती है, दूसरी साइड से निकल जाती है। जब एक साइड से इंटर करेगी दूसरी साइड से निकल जाएगी, तो उसमें जो हीट होती है, ज़्यादा हीट होती है, वो एक्सचेंज हो जाती है। और एक चीज, जो वार्म एयर होती है वो हमेशा रूम में ऊपर छत की तरफ जाती है, जो वार्म एयर होती है वो हमेशा रूम में छत की तरफ जाती है, और ठंडी एयर नीचे रहती है। क्यों, क्योंकि ठंडी एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है। तो जब छत में अगर आप पुरानी बिल्डिंग देखिए तो 2 या 3 साइड में वेंटिलेटर लगे होते हैं, तो क्या होती है, एक साइड से हवा आती, दूसरी साइड से जो वार्म एयर होती है जो छत की दीवार में लगी हुई होती है वो रूम से बाहर निकल जाती। तो ये एक वेंटिलेटर का प्रोसेस था ओल्ड बिल्डिंग एंड हाउसेस में। अब तो हम लोग एग्जॉस्ट का यूज कर लेते हैं, या इस तरह से अभी भी हम लोग घर को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका आया एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में भी होता है, देखिए आप लोग स्प्लिट एसी लगता है, ऊपर की तरफ एसी लगता है। तो अभी हमने आपको बताया कि वार्म एयर ऊपर जाएगी, जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी और कूल एयर नीचे होगी। तो जो एयर कंडीशनर है उसका जो एयर कंडीशन है उसका जो कूल एयर है वो नीचे आएगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, तो जो एयर कंडीशन है वो वार्म एयर को फिर कूल कर देगा। तो इस तरह से हमारा पूरा रूम ठंडा हो जाता है, पूरा रूम हमारा कूल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आया रूम हीटर। ठंडियों में रूम हीटर, तो ऊपर की हवा गर्म होगी, जो हवा ठंडी होगी नीचे आएगी, तो हीटर नीचे लगा होता है। इसी तरह से हमारा पूरा रूम धीरे 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 गर्म हो जाता है। फिर आपका आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में यही प्रोसेस होता है, ऊपर फ्रीजर लगा होता है
और नीचे फ्रीजर तो होता नहीं, तो फ्रीजर ही हमारा मेन काम करता है कूल करने का। तो नीचे से जो वार्म एयर होती है वो ऊपर फ्रीजर के पास जाती है, उससे टकराती है, वो ठंडी हो जाती है, तो ठंडी एयर क्या करती है, नीचे आ जाती है, फिर वार्म, और जो बची हुई वार्म एयर है फिर ऊपर जाती है, फिर वो ठंडी हो जाती है। तो इससे हमारा पूरा जो रेफ्रिजरेटर है वो ठंडा रहता है। इसी तरह से हमारे पास एक आता है जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसको हम इरेज कर रहे हैं और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको बताते हैं। सी ब्रीज लैंड ब्रीज ये होता है कि जो ओशन के किनारे की एरिया होती है, जो ओशन के किनारे की एरिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सी है और ये हमारा लैंड है, ये सी है और ये लैंड है। तो देखो सी ब्रीज जो होती है हमेशा, ये सी ब्रीज यहाँ पे लिखते हैं सी ब्रीज, और ये कब होगा, डे टाइम में होगा। सी ब्रीज कब होगा, डे टाइम में होगा। डे टाइम में जब सन रेज लैंड पर पड़ेगी तो यहाँ पर इसकी जो एयर होगी वार्म हो जाएगी। ये एयर वार्म हो जाएगी तो ये एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी। कहाँ, जो समुद्र तल है, जो किनारे, जो समुद्र के किनारे की लैंड है वहां की बात कर रहे हैं। ये एयर ऊपर जाएगी तो इस एयर को फिल करने के लिए यहां से एयर यहां आएगी, ठीक, यहां से एयर यहां आएगी। तो अब ये क्या है, ये ठंडी एयर होगी और ये वार्म एयर होगी, ये वार्म एयर होगी। तो यहां से जब एयर यहां आएगी तो यहां भी स्पेस खाली हो जाएगा। तो इस स्पेस को भरने के लिए ये एयर कहां जाएगी, ये एयर जाएगी ओशन के पास। और जब ये ओशन के पास जाएगी, चूंकि ओशन का टेम्परेचर कैसा है, ओशन का टेम्परेचर कम है, तो जब ओशन का टेम्परेचर कम है तो ये हवा फिर से ठंडी होकर के नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से एक करंट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज, इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज। और सी ब्रीज हमेशा होता है डे टाइम में, सी ब्रीज डे टाइम में होता है। इसी का जस्ट अपोजिट जो है वो लैंड ब्रीज होता है, इसी का जस्ट अपोजिट लैंड ब्रीज होता है। सी ब्रीज आपको समझ में आया, जब ये करंट इधर की तरफ ऐसे मूव करने लगे। अब देखिए हम इधर की तरफ यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे आपका लैंड ब्रीज है, लैंड ब्रीज आपका कब होगा, नाइट में होगा, ठीक। अब क्या होगा कि नाइट के टाइम पे जो ओशन है, ठीक है, ये मान लीजिए ओशन वाली एरिया है, ये लैंड वाली, तो ओशन का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से डाउन नहीं होता, जबकि लैंड का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से डाउन हो जाता है। तो अब की बार यहाँ पर ओशन से एयर ऊपर उठने लगेगी और यहाँ की जो एयर है वो ठंडी रहेगी, यहाँ की एयर ठंडी रहेगी। तो जब यहाँ की एयर ठंडी रहेगी तो ये इसके स्पेस को फिल करने के लिए लैंड से ओशन की तरफ एयर का मूवमेंट होने लगेगा और यहाँ स्पेस खाली होगा, स्पेस खाली होगा तो ये करंट इधर की तरफ आएगी और ये इधर की तरफ आएगी तो ये ठंडी होकर के नीचे जाएगी। तो जो नाइट है, नाइट में हमारा लैंड ब्रीज होता है और डे में सी ब्रीज होता है। इसीलिए समुद्र के जो किनारे की एरिया होती है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, देखो ब्रीज का मतलब होता है फ्रेश एयर, ब्रीज का मतलब होता है फ्रेश एयर। तो मतलब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण जो समुद्र के किनारे की एरिया होती है, दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया होती हैं, वो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये सी ब्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग थर्ड जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो पढ़ते हैं। थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन। देखिए रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेडिएशन के थ्रू ही सन की जो लाइट है वो अर्थ तक आती है। कोई भी वार्म बॉडी हो या कोल्ड बॉडी हो, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी या वो हीट को रेडिएट करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी या हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और उसमें अगर कोई भी मीडियम कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, टच में नहीं आ रहा है, तो ये थ्रू द रेडिएशन होती। जैसे हम लोग ठंडियों में कैंप फायर जलाते हैं, ठीक है, अलाव जलाते हैं, उसके चारों तरफ बैठते हैं, उसको टच नहीं करते, दूर बैठते हैं, फिर भी हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। ये होती है थ्रू द रेडिएशन। तो रेडिएशन हम लोग पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय द रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मीडियम है जिससे वैक्यूम में भी, जहां एयर प्रेजेंट नहीं होती है,
वहाँ पर भी हीट एनर्जी जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एबल टू रेडिएट एंड एब्जॉर्ब हीट बाय द रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को या तो रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। अब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं डल, ब्लैक और रफ। जो ब्लैक सब्सटेंसेस होती हैं या जब ब्लैक कलर का कोई भी चीज होती है या रफ सरफेस होती है तो ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा रेडिएट करती है, ठीक है, मोर एब्जॉर्प्शन एंड मोर रेडिएशन। इसी तरह से अगर कोई शाइनी है, व्हाइट है और स्मूथ कलर का सब्सटेंस है तो ये हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और कम रेडिएट करता है। इसकी हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेज होते हैं, जैसे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है या हम लोग जब गर्मी का टाइम आता है तो हम लोग हमेशा लाइट कलर के क्लॉथ्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सन की रेज आ रही होती, सन से जो हीट आ रही होती उसको एब्जॉर्ब कम करता है, बल्कि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी जो है को उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जितनी अगर हम कोई ब्लैक कलर का या कोई कलर्ड क्लॉथ्स पहन लें तो। इसी तरह से आपने देखा होगा ठंडियों में जितने वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो लाइट कलर के कम होते हैं, डार्क कलर के ज़्यादा होते हैं। डार्क कलर के इसलिए ज़्यादा होने से फ़ायदे होते हैं कि अगर थोड़ी सी भी उस पर हीट लगती है, जैसे हम कैंप फायर के सामने बैठ जाएं या हम रूम हीटर में बैठ जाएं या हम सनरेज में बैठ जाएं, तो इससे क्या होता है कि वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी को ज़्यादा वार्म रखती है। तो इस तरह से हम लोग ये इसके यूजेज हैं। फिर आगे आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के पीछे जो मेटल के वायर्स जैसे पीछे बने हुए होते हैं वो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं। रेफ्रिजरेटर चाहे जिस कलर का हो सकता है, रेफ्रिजरेटर व्हाइट कलर का हो, बट पीछे का जो बैक पोर्शन होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। उससे ये फायदा होती है कि रेफ्रिजरेटर का जो हीट का रेडिएशन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसी तरह से जो हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग के जो कलर करवाते हैं वो लाइट कलर के होते हैं। ज़्यादातर हम लोग लाइट कलर के करवाते हैं। लाइट कलर के क्यों करवाते हैं? जिससे हीट का रेडिएशन अच्छा होता है, हीट जैसे सनरेज पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रूम जो हमारी बिल्डिंग है, घर है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसी तरह ठंडियों में वो कोल्ड को भी रिफ्लेक्ट करता है। कोल्ड को रिफ्लेक्ट करता है तो घर ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो पाता है, तो ना घर ज़्यादा गर्म होता है और ना ही घर ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरह से जितने भी हम लोगों के खाना बनाने के यूटेंसिल्स हैं वो मोस्टली साइनस लिए हुए होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। ये इसलिए कि जिससे वो हीट का रेडिएशन कम से कम करते हैं। हीट का रेडिएशन जब वो कम करते हैं तो हमारा जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक वार्म बना रहता है। तो ये कुछ रेडिएशन के यूजेस हैं, और ये है दो हमने बताए कि दो कलर के सब्सटेंसेस हैं, एक गुड रेडिएटर्स एंड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट, और दूसरा है शाइनी व्हाइट स्मूथ सरफेस जो कि पुअर रेडिएटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ